हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम सेकेंड सेम हिंदी, जयशंकर प्रसाद जी की कविता बीती विभावरी जागरी। इस कविता पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में कहाँ हुआ? वाराणसी के काशी में। कब हुआ? 30 जनवरी। इनके पिता का नाम शिवरतन साहू और पापा का नाम दादा का नाम शिवरतन साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद। इनका व्यापार पहले से तंबाकू का था, इसीलिए इनके परिवार को सुंघनी साहू नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी के परिवार में सब शिव भक्त थे। पिता भी शिव भक्त थे। बहुत सारी तीर्थ स्थानों पर ये लोग जाते रहते थे। जब एक बार ये माँ के साथ अमरकंटक यात्रा पर गए थे, तभी पीछे से इनके पिता का देहांत हो गया था। बहुत छोटी उम्र में थे और इनका लालन पालन सब इनके भाई ने किया। मतलब भाई ने इनको पढ़ाया, कैसे स्कूल में भेजना है। तो इनके भाई का नाम शंभू रतन। उन्होंने इन्हें क्विस कॉलेज नामक एक स्कूल का नाम है, वहाँ पर भेजा, पर वहाँ इनका मन नहीं लगा स्कूल जाने के लिए, इसीलिए घर पर ही इनकी शिक्षा दीक्षा सब आरंभ की। तो घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत सब सीखी। जो शंभू रतन भाई हैं, उन्होंने इनकी बहुत देख रेख की और इनको जिसमें रुचि थी, मतलब लिखने में, तो उसमें भी इनको कभी रोका नहीं। और ये जो लिखते थे, उनका जो मेहनताना यानी इनको जो इनाम मिलता था, पर वो पैसा भी वे लेते नहीं थे। अब जब शंभू रतन भी बहुत छोटी उम्र में ही उनका भी देहांत हो गया, वही कि इनकी आर्थिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। और बाद में शंभू रतन के बाद जो इनके पिता ने जिनसे भी कर्ज लिया था, वो लोग मतलब इनसे मांगने आ गए जयशंकर प्रसाद जी से। तो इन्होंने अपना क्या किया, पूरी जो विरासत थी, अपना पैतृक संपत्ति थी, वो बेच दी और उन सबका कर्ज चुकाया, क्योंकि ये पहले से ही दयालु प्रकृति के थे, विनम्र स्वभाव के थे। और पर क्या हुआ, आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब होती गई कि इनकी भी मृत्यु जो बहुत जल्दी हो गई। जब इनका देहांत हुआ, ये सिर्फ 48 ईयर्स के थे, 48 वर्ष के थे। कब हुआ? 15 फरवरी 15 नवंबर 1937 में इनका देहांत हुआ। अब इनके लेखन के बारे में जानेंगे। तो इनका कामायनी इनका महाकाव्य था, जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा। फिर इन्होंने स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य आदि सब ये नाटक लिखे। ये नाटक भी इनके बहुत फेमस थे। इन्होंने हर विधा में लिखा, कहानियाँ, कविताएं, नाटक, उपन्यास, हर विधा में इन्होंने लिखा। अब है कविता बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी, विभावरी यानी रात, जाग यानी जागना। री यहाँ क्यों लिया गया है कि देखो, इसमें एक बात पहले बता दूं कि इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया। ये इनकी खासियत थी जयशंकर प्रसाद जी की, कि वे प्रकृति को बहुत सुंदर चित्रण करते थे। और इन्होंने प्रकृति को किससे बताया है कि उनका मानवीकरण किया है, एक मानव के रूप में प्रकृति को समझाया है। तो इसमें एक सखी अपनी सखी से कह रही है कि रात बीत गई है, अब तो जाग जा। तो बीती विभावरी जागरी, री का मतलब से ही है
की एक स्त्री को संबोधित किया जा रहा है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब रात बीतती है तो क्या होगा, तारे डूबेंगे। कहाँ पर, आकाश में। आकाश में तारे डूब रहे हैं और कौन सा समय आ गया है, उषा काल का, यानी अभी सूरज निकलने से पहले का समय, जो थोड़ा मटमैला ऐसा रहता है, अंधेरे के बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, वो समय आ गया है। अब इसको स्त्री के माध्यम से समझिए कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ठीक है, वो सखी क्या कर रही है, पनघट, पानी भर रही है। गांव की स्त्री है, पनघट जहाँ से पानी भरते हैं वहाँ पर है, पनघट पर वह उसमें क्या कर रही है, घड़े को डुबो रही है। घड़े को, घट यानी अपने घड़े को पानी में डुबो रही है। कौन से घड़े को, तारे रूपी घड़े को। और पनघट को क्या कहा गया है, अंबर, आकाश, यानी आकाश प्रकृति और का मानवीकरण किया गया है, मैंने पहले ही बताया। तो प्रकृति को एक स्त्री के माध्यम से समझाया गया है कि तारा घट उषा नागरी, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी यानी स्त्री क्या कर रही है, तारे रूपी घट को डुबो रही है। तो ये समय कौन सा बताया है, जब तारे छिप जाते हैं और सुबह सुबह का उषा काल आता है, तो वो समय आ गया है, तो अब तो जाग हे स्त्री। अभी इसका तीसरा भी अर्थ बताऊंगी कि क्योंकि देखिए ये छायावादी कवि हैं और छायावाद माना जाता है 1918 से 36 तक। तो इसमें उस समय में जो कविताएं, अब देखो देश में बहुत कुछ चल रहा था, देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना था, स्वतंत्रता सेनानी अपना काम कर रहे थे और जो कवि हैं, लेखक हैं, वो सब अपना काम कर रहे थे। तो किस तरह से लोगों को जागृत कर रहे थे, तो ये एक नव जागरण की भी कविता है कि लोगों को इसके माध्यम से जगाया जा रहा है कि रात बीत गई है, अंग्रेजों की गुलामी का समय अब थोड़े ही समय में हमें चला जाएगा, बस पहले हमें जागना है, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने हैं। तो नव जागरण, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो नव जागरण है, वह भी इस कविता के माध्यम से वह संदेश भी कवि दे रहे हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि तारा रूपी घट को कौन डुबो रही है, उषा रूपी नागरी कहाँ डुबो रही है, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो थोड़ी सुबह आ गई है। क्या हो रहा है तब जब सुबह का समय आया है, खग कुल 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 सा बोल रहा। सुबह सुबह का समय है तो कैसी पक्षी चहचहाते हैं। खग यानी पक्षी, बर्ड्स, कुल यानी पक्षियों का परिवार, खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा। अब इसमें भी दो अर्थ है कि कुल कुल सा बोल रहा है, यानी वैसे पक्षियों की आवाज को क्या कहते हैं, कलरव, कि पक्षियों का परिवार क्या कर रहा है, कलरव कर रहा है, यानी उनकी चहचहाट सुनाई दे रही है। अब इससे दूसरा अर्थ क्या है कि वो नागरी जो स्त्री जो पानी में मटके को डुबो रही है, तो अब घड़े में पानी भर रहा है ना, तो कैसी आवाज होती है, कुल कुल, पानी गुड़ गुड़ ऐसे भर रहा है। तो खगों का परिवार ऐसा लग रहा है, मतलब वो घड़ा जैसे भर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पक्षी जो चहचहा रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि घड़े की कुल कुल सुनाई दे रही है। खग कुल 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 सा बोल रहा, यानी पक्षियों का परिवार कुल कुल कलरव करता हुआ मधुर स्वर कर रहा है। दूसरी तरफ पानी ऐसा
भर रहा है तो वो कुल कुल की आवाज हो रही है। फिर है किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय नए नए पत्ते, उनका आंचल हवा, सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है, पत्तियां जो नई नई आई हैं सुंदर, उनका आंचल डोल रहा है। और लो यह लतिका भी भर लाई, मधुप नवल गागरी। कि यह लतिका, अभी देखो लताएं जो क्रीपर्स हैं वो भी देखो क्या भर लाई, उसमें भी फूल लग रहे हैं। और कैसे मधुप, यानी एकदम रस से, मधुप रस, रस से भरे हुए, यानी एकदम नए फ्रेश फ्लावर्स हैं जो। तो वो लतिका भी देखो नए नए फूल, पराग और शहद से भरे हुए ले आई, यानी लतिका में भी फूल नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे उजाला हो रहा है ना, तो ये प्रकृति अपना, प्रकृति का सौंदर्य हमें नजर आ रहा है। दूसरी तरफ स्त्री, इसमें क्या बताया है, गागरी, मधुप रस गागरी, नवल रस गागरी। तो गागरी यानी गागर, तो यानी क्या हुआ, कुल कुल आवाज हो रही थी ना मटके में, अब वो क्या हो गया है, पूरा मटका भर गया है, यानी उषा काल, यानी सुबह हो गई है। तो अब इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, अब देखिए। हमने फर्स्ट जो पढ़ा, तारा घट, उषा नागरी, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट। अंबर, आकाश की तुलना किससे की गई है, पनघट से। और उषा की तुलना नागरी से, स्त्री से। और तारा घट, तारे की तुलना घट, घड़े से। तो जहाँ ये तुलना की जाती है, किसी की किसी से तुलना की जाती है, पर उसमें बिल्कुल भी भेद स्पष्ट नहीं होता है, तारा घट भेद स्पष्ट नहीं होता है, अंतर कुछ भी नहीं लग रहा है उन वर्ड्स में। तो ऐसा जो अलंकार होता है वो कौन सा है, रूपक अलंकार। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर हमने पढ़ा खग कुल, कुल कुल सा। कुल कितनी बार आया, 3 बार, एक ही शब्द जब 3 बार 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 उसका प्रयोग होता है तो उसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। पर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कुल, एक कुल का अर्थ क्या है, खग कुल यानी परिवार, एक कुल का अर्थ है परिवार। और दूसरे कुल का अर्थ क्या है, आवाज, कलरव, साउंड। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, शब्द एक ही हो और अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो आपने लास्ट ईयर भी 12th में इसमें भी पढ़ा है कि यमक अलंकार यानी कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कनक, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक का सोना। तो उसमें हमने क्या बताया था, यमक अलंकार। तो इस तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा, इसकी विशेषता देखो, कविता जब अर्थ आप लिखोगे, उसका प्रसंग लिखना है आपको, उसका भावार्थ लिखना है आपको, उसकी विशेषता लिखनी है। तो विशेषण में आपको ये सब लिखना है कि इसमें कवि ने क्या बताया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय की ये कविता, मतलब एक नव जागरण देती है, लोगों को जागृत करने के लिए लिखी गई है। तो और अब इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो 3 लाइंस हैं उसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। और सेकंड जो हमने पढ़ा उसमें अनुप्रास और यमक अलंकार भी नजर आता है। तो ये है आपकी फर्स्ट 2, अभी एक लास्ट पैराग्राफ है। तो आपको इसको साथ साथ आप इसको सुनिए वीडियो को और फिर नोट्स बनाइए। लास्ट पैराग्राफ है, अधरों में राग अमंद लिए, अधरों में राग अमंद लिए। अधर यानी होंठ, उनमें
जो राग है, मतलब पहले ही बताया ना कि हे सखी तू जाग, तू 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 सोई हुई है, तो तेरे होठों में जो राग है वो अमंद, जो जो कभी मंद नहीं हो सकता है, उसे तू अंदर ही समेट कर, अधरों में ही रखकर सोई है। तो अधरों में राग अमंद किए, अलकों में मलयज बंद किए। तू सो गई है तो तेरे जो अलक यानी बाल हैं, बालों में क्या है, मलयज यानी हवा को भी तूने बंद कर दिया है, हवा भी बंद है। अब हवा बंद होगी तो क्या होगा, बिना हवा के तो प्रकृति की जो खुशबू है वो नहीं मिल सकती है। फूलों की खुशबू कौन फैलाता है, हवा। तो तूने अधरों में जो राग कभी मंद नहीं हो सकता है उसे तूने अंदर ही रखा हुआ है, और अलकों में, बालों में क्या करके बैठी है, मलयज हवा को बंद करके बैठी है। तो तू अब तक सोई है आली, कि हे सखी, आली यानी सखी, तू अब तक सोई है। मतलब तेरे सोने से क्या हुआ है कि हवा भी नहीं बह रही है, प्रकृति की खुशबू हमें नहीं मिल रही है, जो राग, सुंदर राग है वो सुनने को नहीं मिल रहे हैं। तो तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। विहाग वैसे रात का गीत होता है, हम इसको ले सकते हैं कि रात का नशा, यानी तू नींद में ही है अभी तक, तो आंखों में नींद को लेकर ही, खुमारी लेकर ही बैठी है। तो जब तक तू सोई रहेगी हे सखी, तब तक हम प्रकृति का सजीव चित्रण नहीं देख सकते। अब इसका अर्थ हम किससे लेंगे, कि जो स्वाधीनता सेनानी हैं वो लोगों को जागृत कर रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें इन गुलामी की जंजीरों से निकलना है, वो जागृत कर रहे हैं। पर जो एक ग्रुप है, कुछ लोग जागृत हुए हैं और कुछ एक जगह के जो अभी तक सोए हुए हैं, उनको मतलब वो इसी गुलामी में रहना चाहते हैं कहो, या उनको समझ नहीं है, तो वे अब तक सोए हुए हैं। तो इसमें उन्हीं को जागृत करने के लिए यह कवि ने इसको एक अच्छा मतलब रूपक बना दिया है कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। अब प्रेम से भी कह रही है, थोड़ी शिकायत भी कर रही है सखी दूसरी सखी से, कि देखो किसी को भी जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है, पर वो जागृत कर रहे हैं, तो हमें जागना है अपने आज़ादी के लिए। तो तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो ये नींद की खुमारी से क्या करना है, बाहर निकलना है। और वही किस कवि हमें जागृत करने को कह रहे हैं। तो अब ये आपको, इसमें भी रूपक अलंकार है, तो आपको अब ये कविता पूरी समझ आ गई होगी कि कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने की गुहार की है, और वे लोगों को जागृत करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति का सुंदर चित्रण एक स्त्री के माध्यम से दर्शाया है, कि एक सखी दूसरी सखी को कैसे जगा रही है, कैसे बता रही है कि हमें सोया नहीं रहना है, बल्कि हमें जागना है। जागेंगे तभी जो देश रूपी जो ये प्रकृति है इसका हमें सौंदर्य मालूम चलेगा। हमें खगों की कुलकुल को सुनना है, कल कल यानी उनके कलरव को सुनना है, और जो मधु मुकुल, जो लतिका में मधु मुकुल भर आए हैं उन्हें देखना है। सोए रहेंगे तो सुबह सुबह का सारा नज़ारा चला जाएगा। तो लतिका जो भरकर लाई है, मधु मुकुल यानी छोटे छोटे नए नए फूलों में जो रस भरकर लाई है, और हवा, अगर हवा ही अलकों में बंद रह गई तो हमें उनकी खुशबू नहीं मिलेगी। जो उसके परागकण पूरे हवा में बिखर जाते हैं
और पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। वह सुगंध हमें कैसे प्राप्त होगी? अगर ए सखी तू सोई ही रहेगी। तो 3 माध्यम इसमें रखे हैं, मतलब 3 अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो प्रकृति का सुंदर चित्रण है, एक स्त्री दूसरी स्त्री को जगा रही है, और एक स्वाधीनता आंदोलन में हमें कैसे भाग लेना है, कैसे जागृत होना है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो सब है, हवा, विहाग, राग, वो सब हम में ही है। तो हमें उनके लिए जागना है। जागेंगे तभी ये प्रकृति सुगंधित होगी, देश सुगंधित होगा, यानी देश आज़ादी, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। और आपको देखो इसमें वैसे भी आपको क्वेश्चन एक बड़ा आएगा, निबंध टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तो आपको पूरी कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं तो तीनों अर्थ आपको बताने हैं, और अलंकार कौन से प्रयोग किए गए हैं ये बताना है। और फिर जो ये वाले क्वेश्चन है ससंदर्भ स्पष्टीकरण, तो आपको कोई भी 2-3 लाइन्स आएंगी, आपको उसको संदर्भ, प्रसंग, संदर्भ, स्पष्टीकरण के बदले भावार्थ हेडिंग दे सकते हो, और लास्ट विशेषण। तो इन सब में भी आपको लिखना है कौन सी कविता कहाँ से ली गई है, कौन इसके कवि हैं, और इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। फिर भावार्थ में पूरा अर्थ, और विशेषण में इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, और क्या कवि ने क्या बताया है कि इसका मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण किया है। थैंक यू।